शुरू कर लेते हैं फटाफट। देखते हैं टेस्ट नंबर 85 का पहला क्वेश्चन क्या हो रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डैश नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे 71 का क्वेश्चन को नंबर 1 मानकर चलेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शंकु धारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, ए हो जा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के वनस्पति आपको कहाँ मिलेंगे, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में मिलेगा, अर्थात डोलडम एरिया में मिलता है, जहाँ पे प्रतिदिन दोपहर के 2 और 4 के मध्य वर्षा का होना निश्चित होता है। ठीक है, उसे ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार का अर्थ होता है कि जिसके पत्ते एक बार में नहीं झड़ते हैं, एक बार में नहीं गिरते हैं, कुछ पत्ते गिरते रहते हैं और कुछ पत्ते नए नए पत्ते आते रहते हैं। उसी को सदाबहार कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इस हिसाब से 71 का सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोनी मिट्टी किसका परिणाम है। लोनी मिट्टी को लवणीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है जी, लवणीय मृदा, इसे लवणीय मृदा भी कहा जाता है, लोनी मृदा को। तो किसका परिणाम है, मिट्टी का निक्षालन तथा अवक्षेपण, उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, उच्च अवक्षेपण तथा मिट्टी का बहुत कम निक्षालन। युक्त में से सही उत्तर होगा उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन होता है आपके कहाँ, तो लवणीय मिट्टी में। लवणीय मिट्टी में वाष्पीकरण क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है कि इवापोरेशन यानी कि आपके वाष्पीकरण का दर अधिक होता है। तो वाष्पीकरण का दर अधिक होगा तो मिट्टी में बहुत बहुत थोड़ा क्या होगा, निक्षालन होगा। निक्षालन का मतलब होता है लीचिंग होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण जल का लीचिंग जो होता है, निक्षालन जो होता है कम होता है, जिसके कारण वो मृदा क्या बन जाता है, लवणीय मृदा बन जाता है, अर्थात लवण की मात्रा उसके ऊपरी भाग में ज़्यादा प्रतीत होने लगता है। उसी को लोनी मिट्टी या लोनी मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसे लवणीय मृदा भी कहा जाता है। इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लिया जाए। दो पूर्णिमा के बीच अंतराल होता है लगभग 29.5 दिन होता है। ठीक है, 29.5 दिनों का में ही आपके क्या हो जाएंगे, दो पूर्णिमा होगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या ठीक 15 दिन के बाद में, एक पूर्णिमा आज होगा तो 15 दिन के बाद में अमावस्या हो गया। ठीक है, और फिर सारे 29 दिन में या 30 दिन ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो दूसरी पूर्णिमा होती है, तो उसे सिनोडिक मंथ भी कहा जाता है, सिनोडिक मंथ कहा जाता है। ठीक है जी, इसे सिनोडिक मंथ भी कहा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेती है, उसी को सिनोडिक मंथ कहा जाता है, जिसमें दो पूर्णिमा की अवस्थितियाँ होती है। दो पूर्णिमा की अवस्थितियाँ जब होगी उसी को सिनोडिक मंथ कहा जाएगा। और वो कब होता है, कितने दिनों में होता है, तो 29.5 डेज में होता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं, बी हो रहा है। बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। चुंबकीय तूफान क्या है, मैग्नेटिक स्टॉर्म किसे कहा जाता है। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, यही होगा, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी होता है। चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि नहीं होगा, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन नहीं होगा। सही उत्तर आपके खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ियां होती है। सही उत्तर आपके ए हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि सौर
सौर पवन के कारण चुंबकीय क्षेत्रों में क्या होती है, गड़बड़ियां होती है, जो जिसे हम लोग कहते हैं सोलर विंड्स के कारण ही किसी भी खगोलीय पिंड में जो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, जिसमें क्या है, गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगती है। उसका मुख्य कारण क्या है, चुंबकीय तूफान, उसी को चुंबकीय तूफान कहा जाता है। ठीक है, और चुंबकीय तूफान का तात्पर्य किससे है, तो सौर्य पवन से। ठीक है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है, सोलर विंड से। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। संसाधन का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मानव की बुद्धिमत्ता सही है आपके, मानव की संस्कृति कल्चर, ये भी सही, इंटेलिजेंस भी है, कल्चर भी है, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, ये भी सही है, यानी कि ऑन ह्यूमन साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज, ये भी सही होगा। यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे डी। ठीक है, पर निर्भर करता है, पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों के तीनों ही सही माने जाते हैं। किसके विकास में, तो संसाधन के विकास में मानव की बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी पर निर्भर करता है, मानव की कल्चर यानी संस्कृति पर भी निर्भर करता है, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर भी निर्भर करता है किसी भी संसाधन का विकास। ठीक है, तो ये डी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। संजय शर्मा, वेरी गुड। श्रुति सिन्हा, डी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। 76, भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है। दंडकारण्य क्या है, एक पठार है। ठीक है, जिसे उच्च भूमि भी कहा जाता है, इसे उच्च भूमि भी कहा जाता है, हाईलैंड भी कहा जाता है, और ये भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक उच्च भूमि है। पूर्वोत्तर में नहीं होगा, मध्य में नहीं होगा, दक्षिणी पूर्व में होगा, यानी कि बी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक उच्च भूमि है दंडकारण्य। इसका विस्तार मुख्यतः ओडिशा, ठीक है, ओडिशा और आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा दक्षिणी भाग में आपके झारखंड में भी ये फैला हुआ है, जिसे कहा जाता है दंडकारण्य उच्च भूमि। ठीक है, चलिए सही उत्तर इसके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे क्या कहते हैं। वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे डैश कहा जाता है, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। आपके सही उत्तर हो जाएंगे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि वह वायुमंडलीय परत जो जीव मंडल का एक भाग है। तो जीव मंडल आपके क्षोभ मंडल तक रहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में आपके जीव रहेंगे, स्थल मंडल में भी रहते हैं और आपके जल मंडल में भी रहते हैं। तो ये तीनों मंडल को जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसके सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, क्षोभ मंडल। बी इज योर राइट आंसर। 77 का बी सही उत्तर होगा। समताप रेखाएं, समताप रेखा का मतलब होता है इक्वल टेम्परेचर। तो समताप रेखाएं जो लाइन होती है सम यानी कि समान रेखा, समान तापमान वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। समान डैश की रेखाएं होती है, दाब, वर्षा, ताप से रिलेटेड है ये। ठीक है, समताप रेखाएं समान तापमान की रेखाएं होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तापमान की रेखाएं होती है। ठीक है, दाब और वर्षा नहीं, आपके तापमान से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। जलीय तटबंध, जल से तटबंध बनता है, ये सुमेलित है। कास्ट भूस्तंभ, ये सुमेलित नहीं है। नदी मुहाने पर डेल्टा बनता है, ये सुमेलित है। पिक में से एक से अधिक। तो कास्ट भूस्तंभ, कास्ट का है ये एक चूना पत्थर। ठीक है जी, ये चूना
पत्थर स्थलाकृति है, ठीक है, जिसे कास्ट लैंडफॉर्म कहा जाता है। और ये कोई भू स्तंभ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है आपके अ, अपर्दन अपर्दन द्वारा इसमें क्या क्या बनेगा, कास्ट में आपको क्या क्या बनेगा, तो गुफा बनेगा, भूमिगत गुफा, इसे हम भूमिगत गुफा का निर्माण होता है, डोलाइन का निर्माण होता है, निर्माण होता है, सिंक होल का निर्माण होता है, सिंक होल का निर्माण होता है। ये कास्ट भू स्तंभ में जब जल के संपर्क में ये चूना पत्थर वाली स्थलाकृति आती है, तो वहां पर आपके भूमिगत गुफा का निर्माण होगा, डोलाइन प्रकार के एक स्थलाकृति होता है उसका निर्माण होगा, सिंक होल का निर्माण होगा, यानी कि वहाँ घुलनशील प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये आपके सुमेलित नहीं है, ये भू स्तंभ नहीं हो सकता है, ठीक है, भूमि का स्तंभ नहीं है। जलीय तटबंध बनता है जब जहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती है, तो उसके उसके इर्द गिर्द नहीं कहेंगे, ठीक नदी बेसिन के उल्टे भाग में तटबंध बन जाता है, जिसे नेचुरल लीवी कहा जाता है, नेचुरल लीवी, ठीक है। तो ये सही है, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है, लेकिन कास्ट पर भू स्तंभ नहीं होता है। तो सही उत्तर आपके नहीं है, तो सी हो जाएंगे। इसके सही उत्तर क्या हो जा रहे हैं, 79 के सी हो जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। नेक्स्ट होगा, भी आकार की घाटी निम्न में निर्मित हुई है। भी आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है, देखते हैं। हिम नदी अपर्दन की प्रौढ़ अवस्था, हिम नदी में तो कभी भी आकार नहीं बनता है, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में हिम नदी में यू आकार की, देखेंगे यू, इसको बोलेंगे यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक है जी। यहाँ आपके यू आकार की घाटी का निर्माण होगा, तो ये आपके सही उत्तर नहीं हो रहा है। भी आकार की घाटी का निम्न में से निर्मित तो हुई, तो हिम नदी अपर्दन की प्रौढ़ अवस्था में नहीं होता है, यू आकार का होता है। नदीय अपर्दन चक्र की जीर्ण अवस्था, तो नदीय अपर्दन चक्र में जीर्ण अवस्था में आपके जल प्रपात का निर्माण होता है, ठीक है जी। जल प्रपात एवं गोखुर झील का निर्माण होगा। यहाँ गोखुर झील, यहाँ गोखुर झील का और जलप्रपात का निर्माण होगा आपके नदी अपर्दन चक्र की जीर्ण अवस्था में। तो भी आकार की इसमें भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। नदी अपर्दन चक्र की तरुणा अवस्था में यंग स्टेज में ही भी आकार की नदी का, भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे कि ये एक पर्वत है और नदी आ रही है, ठीक है। और ये नदी क्या है, तो आपके तरुण अवस्था है, यंग स्टेज में है, और इस नदी का अपर्दन करके यहाँ पर एक भी आकार की घाटी बना देती है। ये पार्ट जो है अपर्दित हो गया है और इसी घाटी से वो नदी प्रवाहित होने लगती है। तो एक पर्वत था, अब यहाँ पर आपको दो पर्वत दिखाई पड़ रहा है। दो पर्वत के मध्य स्थित घाटी, इसी को घाटी कहा जाता है और इसका आकार क्या है, तो भी है। अब देख पा रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ पर इसका आकार क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है, ठीक है जी। इसका आकार भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार के आकार का निर्माण कहाँ होता है, तो नदीय अपर्दन चक्र की तरुण अवस्था में होता है, ठीक है जी, तरुण अवस्था में होता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं। सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। 81 का कोल शब्द, ये कोल है, KOL, कोल शब्द संबंधित किससे है। यहाँ देखेंगे कोल शब्द ये ग्लेशियर से संबंधित है, यानी ग्लेशियर से संबंधित, ठीक है जी। नदी से भी नहीं है, भूमिगत जल से भी नहीं है। भूमिगत जल से आप गुफा, डोलाइन, सिंक होल ये सब कह सकते हैं। नदी से आपका डेल्टा बनेगा, गोखुर झील बनेगा, जलप्रपात बनेगा, ठीक है, पॉट होल्स बनेगा नदियों से। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ POT, पॉट होल्स का निर्माण होगा, यहाँ डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सबो लेक का निर्माण होगा, एटसेट्रा, और भी चीजें बनेगी, वाटरफॉल भी होगा यहाँ, ठीक है।
वाटरफॉल भी होगा यानी जलप्रपात भी होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है, कोल ग्लेशियर ही सही उत्तर है। भूमिगत जल से आपको क्या बनेंगे, तो केफ बनेंगे, गुफा बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ सिंक होल बनेगा, इसको सिंक होल कहते हैं, जो एक छोटा सा होल बन करके वो बड़ा सा हो जाए, जब बड़ा होगा, सिंक होल ही बड़ा होता है, तो इसे डोलाइन कहते हैं। तो फिर क्या बनेगा, ये डोलाइन बनेगा, एटसेट्रा और भी चीजें बनती है। लेकिन कुल शब्द संबंधित किससे है, तो आपके ग्लेशियर से है। ग्लेशियर एक जगह एक टीले की तरह जमा हो जाता है। ठीक है, एक छोटे से टीले की तरह जमा हो जाता है, उसी को कोल कहा गया है। ठीक है, ग्लेशियर का ये असलाकृति है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए, अम्ल वर्षा किस कारण से होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो होता है वो अम्ल वर्षा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि वायुमंडल में ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, अर्थात गर्मी बढ़ जाएगी। वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षालन प्रवाह से होता है, यानी कि बी इसके सही उत्तर होंगे। लीचिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय प्रिसिपिटेशन, तो वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षालन प्रवाह होता है, यानी लीचिंग होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जब किसी कारखाने से धुएं जो निकलते हैं, ठीक है, और उसी दरमियान जो वर्षा होता है, तो वर्षा का जल उस धुएं के कण को लेकर नीचे की ओर आ जाती है, उसी को कहा जाता है अम्ल वर्षा, एसिड रेन, उसी को एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है, वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षालन प्रवाह, यानी बी हो जाएगा, लीचिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय प्रेसिपिटेशन। बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। एनी प्रॉब्लम किसी को? संजय शर्मा बी, वेरी गुड। ग्लेशियर से वेरी गुड संजय। श्रुति आपने भी बी, वेरी गुड। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लिया जाए। 83, निम्नलिखित कथनों में कौन जीवमंडल के बारे में सही नहीं है, पूछा जा रहा है। जीवमंडल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है, ये सही है। ठीक है, जीवमंडल के जैविक अजैविक संगठन एवं ऊर्जा संगठन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जीवमंडल के जैविक अजैविक संगठन एवं ऊर्जा संगठक होते हैं, ये भी सही है। इसके दो तंत्र हैं, दो तंत्र नहीं होते हैं, इसके कितने तंत्र होते हैं, तो 3 होते हैं, स्थलीय एवं जलीय 3 तंत्र। एक और क्या होगा आपके, तो वायुमंडलीय। ठीक है, वायुमंडलीय, उसी को कहा जाता है आपके जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल में कितने तंत्र होते हैं, तो 3 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। तो यही क्या है आपके गलत है। तो सही इसके उत्तर, इस प्रश्न के सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो सी उत्तर होगा। अब हम इसे पहला समझते हैं, जीवमंडल किसको कहा जाता है, वायुमंडल, स्थल मंडल और आपके जल मंडल को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जीवमंडल। तो देखेंगे ये हमारी पृथ्वी का स्थल है, और ये है हमारा सागर, और ये पृथ्वी का स्थल है। ठीक है जी, और ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। और ये वायुमंडल यानी कि क्षोमंडल को ही ले लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जल मंडल हो जाएगा, और ये हमारा स्थल मंडल हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे स्थल मंडल। ठीक है जी, और ये हो गया हमारा जल मंडल, ये हो गया जल मंडल, और ये हो जाएगा आपके वायुमंडल, ये हो जाएगा वायुमंडल। अब देखेंगे कि जल के सतह से इसकी जो गहराई, अधिकतम गहराई कितनी है, तो 11 किलोमीटर, यानी कि मरियाना गर्त को ले लीजिए। मरियाना गर्त की गहराई लगभग कितनी है, 11 किलोमीटर, 11,022 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। तो वो हो गया आपके जलमंडल वाला भाग। अब हम स्थल मंडल की बात करें, ठीक है जी, स्थल मंडल की बात करें, यानी कि दोनों की बात करें, यानी कि जीवमंडल की औसत मोटाई की बात की जाए, तो आप जल मंडल से बिल्कुल जल मंडल और स्थल मंडल को लेकर के हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो इसकी अधिकतम मोटाई कितनी होती है आपके, तो 18 किलोमीटर, अर्थात क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई
यहाँ हम क्षोभ मंडल लिख देते हैं। क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई कितनी होती है आपकी, तो 18 किलोमीटर। और जल मंडल में आप जब प्रवेश करेंगे जल सतह से तो नीचे की ओर जाएंगे तो 11 किलोमीटर लगभग। तो 11 और 18 कितने हो जाते हैं, 29 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो आपके 30 किलोमीटर इसकी जीवमंडल की क्या होगी, औसत मोटाई होगी। तो वो सही है। जीवमंडल के जैविक और अजैविक संघटक होते हैं। ऊर्जा के संघटक आपके दोनों होंगे ना, जैविक और अजैविक दोनों होंगे। लेकिन इसके तंत्र दो नहीं होते हैं, तीन होते हैं। आप तीन देख रहे हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। तीन मंडल, इसके तीन तंत्र होते हैं। यहाँ दो लिया हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। सी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है जी, सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखा जाए 84 देखते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है, प्रदेश की श्रेणी में, ठीक है। रीजन, समरूप प्रदेश, लंबवत प्रदेश, जनांकीय प्रदेश। तो ये जो आता है होमोजेनियस, समरूप यानी होमोजेनियस रीजन में आता है ये। इसमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है, तो इसमें से आपके समरूप एक प्रदेश की श्रेणी में आता है, परंतु लंबवत प्रदेश नहीं होता है। जनांकीय एक प्रदेश हो सकता है, डेमोग्राफिक रीजन हो सकता है, लेकिन डेमोग्राफिक रीजन इज अ पार्ट ऑफ होमोजेनियस रीजन। वो उसका पार्ट है, उसका भाग है। होमोजेनियस रीजन का समरूप प्रदेश का एक उपभाग है जिसको जनांकीय प्रदेश कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप यानी होमोजेनियस रीजन हो जाएगा। सही उत्तर आपके क्या हो रहा है, ए हो रहा है। 84 का सही उत्तर क्या होंगे, ए होंगे। ठीक है जी, ठीक है। बोर्ड से थोड़ा अलग हो जाऊंगा क्योंकि चेंज करने के लिए इधर ही है, तो मैं इधर ही रहता हूँ, आपको सब दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आपको प्रतीत हो रहा है, देख पा रहे हैं, एनी प्रॉब्लम कृति सेना? अब आपको सब दिखेगा, देखते हैं। चेनाब दोआब किन नदियों के मध्य अवस्थित है? चेनाब के विषय में बात हो रही है। चेनाब दोआब, दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच स्थल, दो नदियों के बीच स्थल को दोआब कहा जाता है। दो नदी के बीच वाले स्थल को क्या कहा जाएगा, दोआब कहा जाएगा। यहाँ रेचना दोआब रेचना दोआब किन नदियों के मध्य अवस्थित है, देखते हैं। झेलम, सिंधु और चिनाब। झेलम, सिंधु और चिनाब में जो दोआब बनता है उसे उसे सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। रावी और चिनाब, रावी और चिनाब ही आपके क्या हो जाएगा, रेचना, रेचना दोआब होगा। ये होगा आपके रेचना दोआब। झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब के मध्य में जो दोआब बनता है उसे कहा जाता है चाज, चाज दोआब। उसे कहा जाता है चाज दोआब। ठीक है जी। तो पूछा जा रहा है रेचना, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। रावी और चेनाब के मध्य रेचना दोआब का निर्माण होता है। इसमें एक और दोआब होता है जिसे बिस्ट दोआब कहा जाता है। बिस्ट दोआब कहा जाता है, और बिस्ट दोआब आपके ब्यास, ब्यास और सतलज, सतलज नदी के मध्य होता है। ठीक है जी। सतलज और ब्यास और सतलज नदी के मध्य होता है। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और इसी में छिपा हुआ है इसका उत्तर। द्वाब में ही इसके उत्तर छुपे हुए हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रेचना की बात हो रही है, रेचना, तो रे र से क्या हो जाता है, रावी हो जाता है, और च से हो जाता है चिनाब। ठीक है, रेचना, रेचना र से रावी और च से चिनाब हो जाता है। तो सही उत्तर आपके मिल जाते हैं। ठीक है। यहाँ फिर आप झेलम और चिनाब की बात करेंगे तो चाज, चाज चिनाब, और ये ज को झ मान लेंगे तो चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम के मध्य स्थित स्थल को कहा जाता है चाज दोआब। ठीक है। अब यहाँ आएंगे झेलम, सिंधु और चिनाब।
तो यहाँ झेलम और चेनाब से क्या बनता है, आपके झेलम और चेनाब से चाज बनता है। उसमें सिंधु आ गया, तो जहाँ सिंधु तीनों को देंगे, जहाँ सिंधु आएगा तो वहाँ सागर जरूर लिखेगा। ठीक है, तो सिंधु सागर दोआब में ये 3 नदियां आ जाती है, 3 नदियां आ जाती है, झेलम सिंधु और चेनाब आ जाता है। अब आएंगे बीस्ट पर। बीस्ट ब से ब्यास बनेगा और स आधी स मानकर चलेंगे तो इसे सतलज बनेगा। तो बीस्ट से ब और स से सतलज, बीस्ट में क्या आएगा, ब्यास और सतलज आएगा। इस तरह से आप याद इसे रख सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्तर इसी में छिपी हुई है, इसी में छिपी हुई है। ठीक है, चाज, रेचना, सिंधु, है ना, सिंधु सागर दोआब। ठीक है जी। उसके बाद में आपके बेस्ट है। आपको मेनली याद क्या रखना है, बेस्ट को याद रखना है, रचना को याद रखना है, चार्ज को याद रखना है, सब खत्म। ये अपने आप ही हो जाएंगे। चार्ज का मतलब कि चेनाब और ज को जहाँ मान लेंगे। ठीक है जी। तो ये आराम से आपका हो जाता है, क्योंकि झेलम जब हम लोग लिखते हैं तो जे से ही लिखते हैं, ये हो गया आपके झेलम। ठीक है, झेलम। और सी से जो लिखते हैं वो चेनाब लिखते हैं, CH, च और झ, यहाँ ज लिखे हैं, झ हो गया तो चाज, चाज। ठीक है, चाज दोआब आपके किधर आएंगे, चिनाब और झेलम से आएंगे। बेस्ट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा, ब से ब्यास हो जाएगा और आपके स से सतलज हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। रेचना र से रावी होगा और च से चिनाब होगा, ये भी हो जाएगा। झेलम, सिंधु और चिनाब जहाँ तीनों आएंगे वहाँ सागर का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, तो इसे भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना बराबर पूछी जाती है। इस तरह से एक आप ट्रिक लगा लेंगे तो हमेशा के लिए क्या है, याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से मेथड यूज कर देना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 85 का सही उत्तर क्या हो रहा है, बी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। निम्नलिखित में मिश्रित खेती, मिक्स्ड कृषि के विषय में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है। एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र में भी कार्यरत होता है, ठीक है, उसे भी मिश्रित नहीं कहा जाएगा। फसल और पशुपालन का संयोजन, फसल के साथ में पशुपालन किया जाता है, उसी को कहा जाता है मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि। ठीक है, सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, फसल और पशुपालन का संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री आपके सही उत्तर हो जाएगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, सी आपके सही उत्तर हो रहे हैं। ठीक है जी, 86 का सी सही उत्तर होंगे। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट एविडेंस अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्मोलॉजी, आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी ज्वालामुखी उद्गार, घनत्व, दाब और ताप, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में यानी कि सिस्मोलॉजी में ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। घनत्व, दबाव और ताप भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सटीक पूछ रहा है। सटीक प्रमाण क्या है, एक्यूरेट, यहाँ एक्यूरेट एविडेंस पूछा जा रहा है, तो एक्यूरेट आपका सटीक प्रमाण क्या होता है, भूकंप विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अधिक जानकारी हमें किससे मिलती है, तो भूकंप विज्ञान से मिलता है। भूकंप विज्ञान को इंग्लिश में सिस्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। ठीक है जी, सी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 88, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भट्टा आता है। ठीक है जी, ज्वार भट्टा आता है जब सूर्य, देखेंगे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब ये एक सीधी रेखा में होगा तो यहां पर भी ज्वार भट्टा आएगा, तो इसे बृहत ज्वार कहा जाता है और इंग्लिश में इसे स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। ठीक है जी, इसी तरह से देखेंगे कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी भी जब एक सीधी रेखा में होगी तो इससे भी आपको क्या आएंगे, तो बृहद ज्वार ही आएंगे। ठीक है, इन दोनों से बृहद ज्वार आता है। लेकिन जब सूर्य, ये देखेंगे यहाँ सूर्य होगा और इस तरफ में आपकी पृथ्वी है
और यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, तो ये एक समकोण का निर्माण कर रहे हैं। देख रहे हैं, तो समकोण का जहां निर्माण होगा, ये चंद्रमा हो गया, समकोण का निर्माण होगा, वहां पर आपके क्या आएंगे, तो लघु ज्वार आते हैं। ठीक है जी, इसे लघु ज्वार ज्वार कहा जाता है, इंग्लिश में नीप टाइड कहा जाता है। ठीक है, नीप टाइड कहा जाता है, यानी किसी भी प्रकार के ग्रहण हो वहां पर बृहद ज्वार आता है। किसी प्रकार का ग्रहण हो, यानी चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में तीनों के तीनों आकाशीय पिंड एक सीधी रेखा में होता है, उसी को ज्वार कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से स्थितियों में ज्वार भट्टा आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, और जब समकोण बनाएंगे तो लघु ज्वार आएंगे। तो यहाँ बी में दे रहा है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, दाहिने कोण में होने से नहीं होगा, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, एक दूसरे के दाहिने कोण में, ये दोनों ही आपके क्या है, गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। उपयुक्त में से एक से कोई सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, ए हो जाएंगे। यहाँ कुछ डायग्राम आपके बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बनाए गए हैं, इसे भी आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड है। तो 88 का सही उत्तर क्या हो रहा है, ए हो रहा है। नेक्स्ट देख लिया जाए। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तथा ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर कितना होता है। तो देखेंगे, ये आपके 0 डिग्री है और यही आपके जीएमटी है। ये क्या है आपके, तो जीएमटी है। हमारा तो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे भारतीय मानक समय में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट क्या होता है, प्लस होता है, ये बढ़ता है। ठीक है, हर प्रति देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर हो जाता है 82.5 डिग्री पर। ठीक है, 82.5 इंटू 4 करेंगे तो टोटल मिनट्स निकल जाएगा, 330 मिनट निकल जाएगा। इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटों में तो ये कट के 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो 5.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि जब जीएमटी से हम पूरब की ओर जाते हैं तो समय में बढ़ोतरी होती है, और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटती है। ये आपका किधर हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और ये पूरब है। तो पश्चिम की ओर जाएंगे जीएमटी से तो समय क्या होगा, आपका घटेगा। प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आएगा, यानी घटेगा। और इस जीएमटी से पूरब की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट क्या बढ़ोतरी होगी। तो हमारा मानक समय 82.5 डिग्री है, तो 82.5 इंटू क्या कर देंगे 4, तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट को घंटे में जब चेंज करेंगे तो 5.5 घंटा होगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, प्लस 5 घंटा 30 मिनट आपके सही उत्तर। ठीक है, प्लस और माइनस पर ध्यान देना है, ये पढ़ाया जाता है और शायद आप लोगों ने क्लास किया होगा मेरा, तो इसे बढ़िया से पढ़ाया गया है विथ डायग्राम। ठीक है जी, चलिए सही उत्तर आपके क्या हो रहे हैं, ए हो रहा है। 89 का सही उत्तर ए होंगे। निम्न में से कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पे कुछ परिकल्पना दिया गया है, हाइपोथेसिस दिया गया है, और ये हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है, तो सौरमंडल से रिलेटेड है। ये परिकल्पना किससे है, तो सौरमंडल से संबंधित है। तो नोआ परिकल्पना, होयल और लिटिलटन ने कौन सा परिकल्पना दिया था, नोआ परिकल्पना, जो एक सौरमंडल से रिलेटेड है। अब ज्वारीय परिकल्पना जेम्स एंड जीन्स ने दिया था। ठीक है जी, जेम्स एवं जीन्स ने दिया था। ठीक है, जेम्स एवं जीन्स ने दिया था ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना की बात करें तो ये चेम्बरलिन थे, चेम्बरलिन एवं मोल्टन ने दिया था, मोल्टन।
मोल्टन ने दिया था, ग्रहाणु परिकल्पना का को प्रतिपादित किया था। नोवा परिकल्पना को हॉयल एंड लिटिलटन ने किया था, और ज्वारीय परिकल्पना को जेम्स एवं जेम्स ने किया था। बट पूछा जा रहा है नोवा हॉयल हॉयल एवं लिटिलटन लिटिलटन ने किस परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो नोवा परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। ठीक है जी, सही उत्तर 90 का क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ए इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट देख लिया जाए, निम्न में कौन सा एक सैल सैल को यहाँ चट्टान भी समझ सकते हैं, सैल का मतलब चट्टान भी होता है। ठीक है, चट्टान कहा जाता है जब ऊपरी भाग में, पृथ्वी के ऊपरी भाग में सख्त हो करके निर्मित स्थलाकृति को चट्टान कहा जाता है। वही मैग्मा जब आंतरिक भाग में जमता है उसे सैल कहा जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए इसे हम चट्टान मानकर चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में रॉक से ही कहा गया है, रॉक से ही कहा जाता है। लेकिन हिंदी में इसके दो शब्द आ जाते हैं, एक चट्टान आ जाता है, एक सैल आ जाता है। और सैल और चट्टान को इंग्लिश में रॉक से ही कहा जाता है, तो रॉक से मानकर चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक सैल का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? खनिज नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? तो ये है आपके क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है आपके न्यूट्रिनोस आपके क्या है? नहीं है, नहीं है। न्यूट्रिनोस क्या है कि नहीं है? यहाँ पे आपके नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? न्यूट्रिनोस नहीं है। माइका भी है, तो आपके सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, ये एक सब, ये क्या है आपके? तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये एक क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, न्यूट्रिनोस। तो यही नहीं है खनिज का। ठीक है, खनिज के निर्माण में ये खनिज, सैलों के निर्माण में ये खनिज नहीं है। खनिज ये नहीं है, क्या है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। क्वार्ट्ज ये है, माइका भी है जिसे अभ्रक कहा जाता है। ठीक है, तो खनिजों के निर्माण में आपके माइका और क्वार्ट्ज आता है, लेकिन बी नहीं आता है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है खनिज नहीं है, तो बी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, न्यूट्रिनोस आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट निम्नलिखित में किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान होता है। ग्रेनाइट सभी को पता होगा, ग्रेनाइट क्या है? तो आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। ठीक है, और ना ही ये अवसादी है, ना ही रूपांतरित है, मेटामॉर्फिक भी नहीं है, और ना ही सेडिमेंट्री है। ये क्या है? तो इग्नियस रॉक्स, सिर्फ इग्नियस रॉक्स है ग्रेनाइट। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण में होता है? गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण का निक्षेपण किसके निक्षेपण से होता है? तो अजैविक पदार्थ से, अजैविक पदार्थ से नहीं होता है। ज्वालामुखी पदार्थों से भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है। तो जैविक पदार्थों के निक्षेपण से होता है। ठीक है, जैविक पदार्थों के निक्षेपण से होता है। बायोटिक मटेरियल के डिपोजिशन से क्या होता है? आपके ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि गहरे समुद्र में, ये ले लेंगे, ये एक समुद्र है, और गहरे समुद्र में सूर्य का, ये देखेंगे सूर्य का प्रकाश जो होता है वो आपके मात्र कितने? तो 200 से 250 फीट तक ही अंदर प्रवेश कर पाता है। ठीक है, सूर्य का उष्मा यानी प्रकाश, ये प्रकाश भी कह लीजिए, प्रकाश कह लीजिए, या इसे उष्मा कह लीजिए। तो सूर्य का उष्मा जो है वो जल के अंदर यानी समुद्र के अंदर कितने फीट तक? तो 200 से 250 फीट। उसके बाद में इसका प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो फिर उस क्षेत्र में ऊर्जा का निर्माण, नीचे वाला क्षेत्र में ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा? तो यहाँ पर देखेंगे कि जैविक पदार्थ यानी कि जो भी जैविक पदार्थ होता है उसके मरने के उपरांत
उसी के अवशेष जो है नीचे की ओर प्रवेश कर जाता है और उसी के प्रवेश करने के उपरांत वहां ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है जी, जैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा शाकाहारी घटक नहीं है। ठीक है, इसमें शाकाहारी शाकाहारी घटक है पूछा जा रहा है। तो शेर जो है ये मांसाहारी है, बाघ जो है ये भी मांसाहारी है, हिरण क्या होगा, शाकाहारी शाकाहारी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था, तो ये पुस्तक 24 नवंबर 19 लिख रहा हूं 1859 को 24 नवंबर 1859 को ये पुस्तक प्रतिपादित हुआ था चार्ल्स डार्विन द्वारा। ठीक है, इस किताब के माध्यम से जीव विज्ञान में अधिक प्रगति हुई। अधिक प्रगति हुई है। इसे जीव विज्ञान का नींव माना जाता है। ठीक है जी, चार्ल्स डार्विन द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस कब ये पुस्तक आया था, तो 24 नवंबर 1859 को। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए, भारत का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। बहुत इजी है, कृष्णा और गोदावरी को कहा जाता है धान का कटोरा। गंगा सिंधु का मैदान नहीं होगा, केरल तमिलनाडु नहीं होगा। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए, शीत वताग्रह द्वारा उष्ण वताग्रह के अभिलंघन करने तथा धरातलीय सतह से गर्म वायु के पूर्ण विलोपन के कारण उत्पन्न वताग्रह को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है अधिविष्ट वताग्र, यानी ऑक्लूडेड फ्रंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वताग्री प्रदेश किसको कहा जाता है। ये एक पवन आ रही है ध्रुवीय क्षेत्र से, ये ध्रुवीय क्षेत्र से एक पवन आ रही है और एक पवन जो है आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है। ये पवन क्या होगा, आपके गर्म होगा, और ये पवन क्या होती है, आपके ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी तो ये ठंडी होती है। इन दोनों के मध्य एक संक्रमण का विकास होता है। ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है जी, और इसी को कहा जाता है वताग्र। ठीक है, इसे इंग्लिश में फ्रंट कहा जाता है, इसे फ्रंट कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे ये वाली चीज, वताग्र प्रदेश इसको कहा जाता है। वताग्र प्रदेश में ठंडी और गर्म हवाएं क्या है, आकर मिलती है। ठीक है, तो शीत वताग्र द्वारा उष्ण वताग्र के अभिलंघन करने तथा धरातलीय सतह से गर्म वायु के पूर्ण विलोपन के कारण उत्पन्न होने वाला वताग्र को क्या कहा जाता है, तो अधिविष्ट कहा जाता है। इंग्लिश में ऑक्लूडेड फ्रंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ठंडी हवाएं जब ऊपर से आती है और गर्म हवाएं, यहाँ देख रहे हैं ना, गर्म हवाएं ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो ठंडी हवाएं मुड़ करके गर्म हवा को ऊपर की ओर पुश करती है। ठीक है, पुश करती है और पूर्ण रूप से ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर चली जाती है, उसी को कहा जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। यानी कि वहां पर जो वताग्र का निर्माण होगा उसे अधिविष्ट वताग्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 97 का सही उत्तर क्या हो रहा है, आपके ए हो रहे हैं, श्रुति सेना ए। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। 10 मिनट हो जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा डेविस के भौगोलिक चक्र मॉडल से संबंधित है? ये डेविस का जो भौगोलिक चक्र मॉडल है इसे कहा जाता है इरोजनल लैंडफॉर्म, यानी कि इरोजन अपरदन से संबंधित है। ये अपरदन से संबंधित है। देखेंगे उत्थान की धीमी दर, ये आपके नहीं होगा। स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, ये आपके क्या होंगे? आपके बिल्कुल सही होंगे, ये आपके सही होंगे। ठीक है, स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल, और यहाँ पेनी प्लेन भी होगा। ठीक है, तो संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो उत्थान की धीमी दर से संबंधित आपके डेविस के भौगोलिक चक्र मॉडल नहीं है, यानी कि सही उत्तर उत्थान की धीमी गति हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो हैं आपके हैं। स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, ये है क्योंकि ये इरोजनल है, अपर्दन है। पेनी प्लेन का निर्माण भी आपके अपर्दन द्वारा होता है। नदी के जल द्वारा जो अपर्दन होता है और वहां बिल्कुल एक समतल स्थल बन जाता है, उसी को पेनी प्लेन कहा जाता है, जिसे संप्राय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है यहाँ कहा जाता है संप्राय मैदान, इसे संप्राय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भौगोलिक के चक्र मॉडल से संबंधित नहीं है, तो उत्थान की धीमी दर नहीं है, ए इसके सही उत्तर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरोन्मुख ढाल निम्नलिखित में किसकी वजह से वर्णाच्छादित बना रहता है? तो विकिरण तीव्रता से। ठीक है, ये एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, रेडिएशन इंटेंसिटी से बना रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये आपके हिमालयी क्षेत्र को ले लेते हैं, तो हिमालयी क्षेत्र का ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, उत्तर में सूर्य का लंबवत, यानी कि लंबवत के प्रकाश नहीं जाता है, तो उत्तर के साइड में आप देखेंगे पूरब, ये हो गया आपके पूर्वी भाग ईस्टर्न पार्ट, और ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। पूरब में जब सूर्योदय होता है, ठीक है, तो सूर्योदय होते हुए दक्षिण से होते हुए पश्चिम में सूर्यास्त हो जाता है, तो उत्तरी भाग में सूर्य का प्रकाश कम होता है, जिसके कारण उधर में आपके विकिरण तीव्रता होता है। विकिरण रेडिएशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ज्यादा रेडिएशन के कारण वो क्षेत्र जो है थोड़ा नमी बनी रहती है, ताप अधिक नहीं होता है। तो ताप अधिक नहीं होने के कारण उस क्षेत्र में वर्णाच्छादित यानी फॉरेस्टेशन का विकास अधिक होता है। तो किधर होगा आपके? तो उत्तरी भाग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उत्तरोन्मुख नॉर्थवार्ड में जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, तो किसकी वजह से वनाच्छादित बना रहता है? तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? विकिरण तीव्रता, इंग्लिश में होगा रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है जी, ये इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रदूषित वर्षा जल के पीएच मान किसके बीच होता है? ठीक है, अप्रदूषित वर्षा जल के पीएच मान किसके बीच होता है? तो ये आपके 5 और पीएच 6 के बीच होता है। बी आपके सही उत्तर होंगे, क्योंकि शुद्ध वर्षा जल, यहां हम लोग देखें तो शुद्ध वर्षा जल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 होगा। ठीक है, और इसमें कार्बनिक एसिड के कारण इसके पीएच मान क्या है? घट जाता है। तो घटेगा पीएच मान तो क्या होगा? अप्रदूषित होगा। ठीक है, तो अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान कितना हो जाता है? तो 5 से 6 हो जाता है, यानी कि बी आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित जो द्वीप है उसकी प्रमुख विशेषता के विषय में पूछा जा रहा है, या कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। सभी कोरल मूल के हैं, सभी कोरल मूल के हैं, यानी कि कोरल द्वारा निर्मित द्वीप हैं। लक्षद्वीप पूरी की पूरी क्या है? कोरल
द्वारा निर्मित द्वीप है जिसे कोरल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कोरल एक प्रकार का सूक्ष्म जलीय जीव होता है। उसके मरने के उपरांत उसके अवशेष द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसी को भीति कहा जाता है। उसी भीति द्वारा कोरल द्वीप का आपके लक्ष्य द्वीप का निर्माण हुआ है। तो ये सभी के सभी क्या है, कोरल मूल के द्वीप हैं। कहाँ? अरब सागर में स्थित। ये सभी आकार में बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे तो नहीं होंगे, कुछ छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। जैसे मिनिकॉय, मिनिकॉय एक द्वीप है, लक्ष्य द्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपके क्या है, सही नहीं होंगे। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपकी ये भी नहीं हो रहा है, ए हो रहा है। इनकी जलवायु बहुत शुष्क है, इनकी जलवायु बहुत शुष्क नहीं होता है, ये भी गलत है। क्या होता है? तो ये आर्द्र होता है, ह्यूमिड होता है। ठीक है, तो इसमें से आपके बी और सी क्या है, गलत है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। दे आर ऑल ऑफ कोरल ओरिजिन, ए आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के किन झीलों में सबसे बड़ी अभड़क मेखला पाई जाती है? अभड़क मेखला पाई जाती है। भारत की किन झीलों की बात हो रही है? भारत की किन झीलों में सबसे बड़ी अभड़क मेखला पाई जाती है, अर्थात माइका बेल्ट सबसे अधिक कहाँ है? तो हजारीबाग सही है, गया सही है, मुंगेर सही है, ये सही होगा। उदयपुर, उदयपुर में पाया जाता है। अजमेर में भी पाया जाता है। आपके अलवर में नहीं होता है, अलवर में नहीं होता है, आपके जयपुर में होता है। तो ये आपके गलत हो जाएंगे, बी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, सलेम और धर्मपुरी ये आपके तमिलनाडु में, ये दोनों में ही नहीं पाए जाते हैं। ये आपके तमिलनाडु के जिले। ठीक है, और अभड़क मेखला सबसे बड़ा कहाँ मिलेगा आपको? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में सबसे बड़ा आपको अभड़क मेखला मिलेगा, जहां पर इसका डिपोजिशन आपके 41% है। भारत में सबसे ज़्यादा आपके अभड़क मेखला आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में पाया जाता है, लेकिन वो इसमें नहीं दिया गया है। तमिलनाडु दिया गया है। नहीं तो सही उत्तर इसमें आपके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। हजारीबाग, गया और मुंगेर में आपके अभड़क मेखला पाए जाते हैं। सही उत्तर इसकी क्या हो जाएंगे, ए। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृति का क्रम सही है? भौतिक आकृति का क्रम सही, पहाड़ तराई, मैदान और भाबर। यहाँ भौतिक के बारे में मैं एक डायग्राम बना देता हूं, फिर आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ये देखेंगे, ठीक है, ये हो गया आपके पर्वत। ठीक है, ये जो होगा क्षेत्र, ये होगा भाबर। ठीक है, भाबर क्षेत्र होगा। उसके बाद जो होगा नीचे दक्षिण की ओर आएंगे तो ये हो जाएगा तराई। ठीक है, तराई हो जाएगा। और उसके बाद ये प्लस वाला जो चिन्ह मैं दे रहा हूँ, ये प्लस वाला जो चिन्ह दे रहा हूँ, ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तो मैदान हो जाएंगे, मैदानी भाग हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैदान, भाबर, तराई और पहाड़ दिखाया जा रहा है। तो सही क्रम इसमें पूछा जा रहा है तो क्या होगा? सही क्रम इसमें यदि हम पहाड़ लेते हैं तो पहाड़ के बाद में तराई नहीं आ रहा है, पर्वत के बाद में तराई नहीं आ रहा, भाबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएंगे। मैदान भाबर तराई, तो मैदान के बाद में तराई आ रहा है, मैदान के बाद में तराई, तो यहाँ मैदान के बाद में भाबर दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। मैदान के बाद में तराई, ठीक है, तराई के बाद में भाबर और भाबर के बाद में पहाड़ आ रहा है। तो सही उत्तर आपके मैदान, तराई, भाबर और पहाड़ होंगे। सी इज योर राइट आंसर। यहाँ देखेंगे प्लेन्स के बाद में तराई, तराई के बाद में भाबर और भाबर के बाद में माउंटेन आ रहे हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके भौतिक आकृति के विषय में पूछा गया है। ठीक है, इसे भी पढ़ाया जाता है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। कच्छ के रण के बारे में। कच्छ के रण आप कहाँ पाएंगे, तो गुजरात। ये हो गया आपके गुजरात वाला एरिया, इसे कहा जाता है कच्छ के रण।
ठीक है जी। इसे कच्छ के, और ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, इसे कहा जाएगा कच्छ, कच्छ के रण। ठीक है, रन ऑफ कच्छ इसे कहा जाता है। के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। सही नहीं है, यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है। यह जंगली गधे जिसे खच्चर कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध खच्चर यही मिलते हैं इसी क्षेत्र में, यह दलदली क्षेत्र है। तो ये बात सही है, ठीक है, कि यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह सही है। लेकिन पूछा जा रहा है सही नहीं है। यह सफेद नमक का प्रसिद्ध रेगिस्तान है जो मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है जी। यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है। उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। ये कहाँ है, तो गुजरात में। तो यही क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा आपके, गुजरात होगा। यहाँ ये गुजरात, तो ये ओडिशा राज्य दिया हुआ है, तो यही क्या है, गलत है। तो नहीं है, तो आपके सी क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। सबने किया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूं। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। सच नहीं है। वर्तमान में यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है ये, लेकिन सही नहीं है पूछा जा रहा है। विख्यात सतपुरा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर गढ़ स्थित है। ये सतपुरा पर नहीं है। ये कहाँ है, तो अरावली पे है। ठीक है, और ये सतपुरा आपके राजस्थान में नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यही क्या है आपकी एक, ये गलत है। ठीक है, कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ये भी सही है। ठीक है, तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो बी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, क्योंकि इसकी अवस्थिति सतपुरा पर्वत श्रृंखला में नहीं है। कहाँ है, तो अरावली में। नेक्स्ट देखते हैं। रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है। रोहिंग्या ये बहुत आपके चर्चित रहा है न्यूज में। ये कहाँ के हैं, तो म्यांमार। ठीक है जी, म्यांमार ये एक जाति समुदाय है जो भारत में इंटर कर गया था म्यांमार से। रोहिंग्या आज भी हैं। रोहिंग्या लोग हमारे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर आपके म्यांमार भी हो जाएंगे। ग्रे क्रांति से संबंधित उर्वरक से, फर्टिलाइजर से ग्रे क्रांति। ठीक है, रेशम क्रांति आपको सेरीकल्चर, इसमें कीड़ों का पालन किया जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर इसे कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। चमड़ा की जहां तक बात करें, ठीक है, तो ये चमड़ा में आपके आते हैं चमड़ा क्रांति को एक तरह से पिंक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है लेदर को। लेकिन ग्रे क्रांति में आप, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से, फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर से संबंधित। ठीक है जी, सही उत्तर आपके ए हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लिया जाए। इनमें कौन सा सेब की मात्रा, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है। लाल क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति। अब देखेंगे कि ये लाल क्रांति जो है ये टमाटर से संबंधित, टमाटर मांस से संबंधित है आपकी लाल क्रांति। हरित ये तो होगा नहीं। ठीक है जी, ए होगा नहीं। हरित क्रांति की बात करें तो ये खाद्यान्न से संबंधित है, जैसे गेहूं, चावल, है ना, ये इन सभी चीजों से संबंधित है। तो ये भी क्या होगा, हरित क्रांति भी नहीं होगा। गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित। ठीक है जी, झींगा, झींगा से संबंधित है, से संबंधित है ये
जिसे गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसमें किसी से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो फिर ये किस क्रांति से संबंधित है, तो इसे इसे कौन से क्रांति कहा जाता है, तो इसे गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसे गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जो सेब से संबंधित गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। इनमें से कोई क्रांति इससे सेब से संबंधित नहीं है। सेब की मात्रा में विशेष रूप से बढ़ोतरी को गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर आपके इसमें क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, 108 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 का, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। सबसे पूर्वी राज्य मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ही पूर्वी बिंदु अवस्थित है, जिसे किबथू के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर आपके अरुणाचल प्रदेश होंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देख लिया जाए। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो इसमें स्ट्रोम्बोली को जाना जाता है। सी आपके सही उत्तर होंगे, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। इसको एक, ये हो गया आपके भूमध्य सागर में ये एक देश होगा, और ये देश है इटली, ठीक है। इटली देश के इस साइड में एक द्वीप है, और यहाँ भी एक द्वीप है, ठीक है। और जो इस द्वीप को सिसिली आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और इसे लिपारी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और लिपारी आइलैंड में ही आपके एक ज्वालामुखी है, जिसे स्ट्रोम्बोली, ठीक है जी, इसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके ये एक सागर है, और इस सागर का नाम होगा भूमध्य सागर। इस सागर का नाम होगा भूमध्य सागर, ठीक है। और भूमध्य सागर ये इटली हो गया, ये इटली देश हो गया, और ये सभी द्वीप इटली देश के ही अंतर्गत आते हैं। और लिपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी आता है, जिसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसको कहा गया है, तो स्ट्रोम्बोली को। सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ एक डायग्राम बनाया गया, आप इसे समझ सकते हैं। बस यहाँ हम लोग का 40 क्वेश्चंस खत्म हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, कल मिलते हैं। सी यू अगेन टुमारो। गुड नाइट एवरीवन।